हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस साइंस लेक्चर सीरीज का 13वां वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले 12 वीडियो आ चुके हैं। यदि उन्हें आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है साइंस के लिए। और यदि आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप रन स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आज के वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं और ये हमारी एमपी पुलिस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आने लायक प्रश्न हैं उनको हम करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को मेरे साथ वीडियो के दौरान ही आपको याद कर लेना है। जब इसका दूसरी बार रिवीजन करोगे आप तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। इस प्रकार से याद करना है आपको। ठीक है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं अब हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। इसके ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमें बताना है। क्या बताना है? ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना है। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की डिस्टेंस बताना, मतलब पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ, हल्का सा आपको बता देता हूँ कि ये हमारा, मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है, मतलब कॉनकेव मिरर है ये, है ना। दूसरी तरफ पॉलिश होंगी यहाँ पर, और जो दबा हुआ भाग रहता है उससे प्रकाश आकर वापस मतलब परावर्तित हो सकता है। ठीक है। इसमें आपको 3 बिंदु ध्यान रखना है। पहला बिंदु बीच में, इसको बोला जाता है ध्रुव। पहला बिंदु बीच में जो होता है उसको ध्रुव बोला जाता है। ये जो बिंदु दिख रहा है आपको फोकस, ये फोकस बिंदु है। और एक होता है वक्रता केंद्र। ये जो बिंदु दिख रहा है ये है वक्रता केंद्र। ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब किस किस जगह पर बनेगा, ये मैं आपको याद करवा देता हूँ अभी। ठीक है ना। 5 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो, पहला केस, यदि वस्तु बहुत दूर अनंत पे रखी हो, मतलब यहाँ पर यदि कोई वस्तु हो तो अनंत पे वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। पहला केस हो गया, अनंत पे वस्तु है, फोकस पर उसका प्रतिबिंब है। दूसरा, हमने क्या करा, इस वस्तु को उठाकर हम आगे ले जा रहे हैं। ठीक है ना। अब कहाँ रख रहे? अनंत और सी के बीच में कहीं पर रखा आपने। अनंत और सी के बीच में यहाँ पर कहीं रखा, तो अब प्रतिबिंब भी थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब कहाँ होगा? फोकस और सी के बीच में। ठीक है। फोकस और सी के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर कहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यदि वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ाते जाएंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे इस तरफ अनंत की ओर खसकते जाएगा। ठीक है। चौथा केस में, सी और एफ के बीच में यदि यहाँ पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच में कहीं पर, यहाँ पर बनेगा। ठीक है। और लास्ट केस, यदि एफ पे रखा तो एफ का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनता है। ठीक है। फिर से देखो, पहला केस में अनंत पे यदि वस्तु है तो फोकस पे उसका प्रतिबिंब। अनंत और सी के बीच में यदि वस्तु है तो सी और एफ के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। सी पर यदि कोई वस्तु है तो सी पर प्रतिबिंब बनेगा। फिर इसका उल्टा, यदि सी और एफ के बीच में वस्तु है तो अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और यदि फोकस पे वस्तु है तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। ये समझाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको समझाया हूं। अब देखो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, मतलब सी पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी पर ही बनेगा। ठीक है ना। और सी मतलब होता है 2f। कितने डिस्टेंस होती है? 2f डिस्टेंस होता है। तो 2f के बराबर दूरी हो जाएगी ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की। कितनी दूरी हो जाएगी? ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 2f के बराबर हो जाएगी। ठीक है। इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, r मतलब वक्रता त्रिज्या, वह फोकस दूरी का 2 गुना होती है। फोकस दूरी का 2 गुना होती है। ठीक है। आगे समझ में, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आपका इतना टाइम लिया हूं। आगे मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा। ठीक है। ये सारी चीजें समझ गए होंगे आप, है ना। नहीं समझे हो तो फिर से देख लेना वीडियो को, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दिष्ट धारा जनित्र इस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक दिष्ट धारा जनित्र यह किस सिद्धांत पर आधारित है, यह हमें बताना है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसको फेराडे ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम है फेराडे। फेराडे के द्वारा यह दिया गया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही नियम है जिसके कारण आज हम विद्युत
का उपयोग कर पाते हैं। विद्युत का उपयोग हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के तहत ही कर पाते हैं, क्योंकि यदि ये नियम नहीं आते तो विद्युत बनाने का आइडिया नहीं आता, और विद्युत बनाने का आइडिया नहीं आता तो फिर आज इतने बड़े लेवल पर विद्युत का उपयोग हम कैसे कर पाते, ठीक है ना, नहीं कर पाते ना। और ये किसने दिया था? फेराडे ने ये दिया था। देखो होता क्या है, इसमें चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे दो चुंबक है एन और एस, ये दो चुंबक है हमारे, और ये बीच में होती है कॉइल। तो जब भी हमारे पास चुंबक रहेंगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी चुंबकीय बल रेखाएं होती है। क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती है, और उनके बीच में हमने रख दी है कॉइल। तो जो कॉइल रखेंगे तो कॉइल से निकलने वाली जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी ना, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, और उसको दर्शाते हैं फाई से। ठीक है, फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जितनी भी कॉइल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी उसको हम फ्लक्स बोलेंगे, और फाई से उसको दर्शाया जाता है। और फाई में जितना परिवर्तन होगा उतना विद्युत धारा यहाँ पर मिलेंगी हमको। ऐसा फेराडे ने बोला था कि फाई के मान में परिवर्तन करो और आई प्राप्त करो, फाई में चेंज करो आई मिलेगा आपको, फाई में चेंज करो आई मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये नियम था। इसी नियम के तहत आज बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा ईंधन वह है जिसका, तो अच्छा ईंधन क्या होता है? जिसका उच्च कैलोरी मान हो। पहली चीज उच्च कैलोरी मान होना चाहिए, और दूसरी चीज उसका उच्च ज्वलन ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च ज्वलन ताप होना चाहिए, तो वह अच्छा ईंधन माना जाता है। ठीक है ना, बढ़ रहे हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो प्रतिरोधों को जो 1 ओम और 2 ओम के हैं, दो प्रतिरोध है, उन्हें पहले श्रेणी में जोड़ा फिर समांतर क्रम में जोड़ा। तो जब हम श्रेणी में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम कैसा होता है? इस प्रकार का ये प्रतिरोध होता है हमारा, और इस प्रकार का ये श्रेणी क्रम होता है। तो 1 ओम का प्रतिरोध है पहला वाला, और दूसरा प्रतिरोध है 2 ओम का। इस प्रकार के प्रतिरोध है तो इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार सेम प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा, इस प्रकार से जोड़ा है ना। तो जो प्रतिरोध आएगा वह कितना आएगा? तो R बराबर गुणा बटे योग, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, और बटे में आएगा योग, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, 2 वाले का निकालना आसान होता है। ये क्या बोल रहा है फिर आगे, उनके श्रेणी और समांतर संयोग के प्रभावी प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो पहले अपने को करना है श्रेणी क्रम, और अनुपात में मतलब बटे में आएगा समांतर क्रम। तो 2/3, ये 3 हो जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 3 तिया 9, और बटे में बच जाएगा 2, तो 9:2। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया। श्रेणी क्रम इस प्रकार का, ये होता है समांतर क्रम। और समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे निकाले जाते हैं? पहले गुणा करेंगे, बट्टे में करेंगे योग, तो उससे हमें मिल जाता है प्रभावी प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2CO3 प्लस XHCl, और इस साइड 2NaCl, CO2 और H2O। तो हमें x का मान बताना है कि ये x का मान क्या होगा। तो देखो ये समीकरण संतुलन करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास Na2CO3 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर क्या लिखे कि ये पूरा समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखो इस साइड बस अपने को ये देख लो कि कितने H की ज़रूरत है, क्योंकि H यहाँ पर एक अकेला है। यहाँ पर कितने H रखें हम? इस साइड हमें 2H की ज़रूरत पड़ी थी, तो यहाँ पर भी हमें 2H रखना पड़ेगा। तो 2H रखने के लिए आगे Cl के साथ में HCl के आगे 2 लगा दो। ठीक है ना, 2H चाहिए तो HCl के आगे 2 लगा देंगे हम, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखो Na2CO3 प्लस 2HCl, 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Na हमारे पास 2 है तो बिल्कुल 2 है, Cl हमारे पास 2 है तो ये रहा Cl 2, CO2 तो यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ हमारे पास है कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 थी, तो 1 ऑक्सीजन और बच गई, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। तो पूरा समीकरण अब संतुलित हो गया। इसका मतलब x का आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। समझ में आया? मतलब बस आपको गिनना है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, गिनना है और कुछ नहीं करना। अब जैसे 2 आगे कब रखेंगे और नीचे कब लगाएंगे? जब सब में परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे Na2Cl2 लिखने के बजाय 2NaCl लिख दिया, उसको Na2Cl2 लिखने के बजाय 2NaCl लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी H2Cl2 लिखने के बजाय क्या लिख दिया? 2HCl लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको संतुलन करना है। आगे और करेंगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करके प्राप्त करते हैं, है ना। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। जब इसको गर्म करेंगे तो इसका पानी उड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा POP, CaSO4 डॉट आधा H2O, हाफ H2O। जब इसको गर्म किया तो ये जिप्सम था पहले, और गर्म करने के बाद ये क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम किसने समझाया था? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम यह तानसले ने समझाया था। किसने समझाया था इकोसिस्टम? तानसले के द्वारा समझाया गया था इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लंबा पौधा बोने पौधे के साथ क्रॉस करता है तो इस प्रकार का संकर क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का संकर आपको ध्यान रखना है कि यदि लंबा पौधा बोने पौधे के साथ क्रॉस करेगा तो यह मोनो हाइब्रिड संकर कहलाता है, एक संकर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक तत्व X एक ऑक्साइड XO2 जो कि एक बहुउपयोगी गैस है तथा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग है, तो वह तत्व कौन सा है? मतलब XO2 में X हमें बताना है कि X क्या है। ठीक है, तो यह एक बहुउपयोगी गैस है और प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करती है, इसका मतलब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ X की जगह पर क्या है? कार्बन है, तो कार्बन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन के लिए आनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान पर निर्भर नहीं है? है ना, जीव प्रजनन के लिए आनुवांशिक सामग्री मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने पर निर्भर नहीं करता, तो ऐसा जीव जो है वो बैक्टीरियम है। क्या है? बैक्टीरियम ऐसा जीव है जो प्रजनन के लिए आनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है? तो मानव के पास कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती है? तो देखो, पहली जो ग्रंथि आपको दिख रही है ये वाली, इसको बोलेंगे पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैनिलरी ग्लैंड भी जिसको बोला जाता है। और तीसरा है अपने पास सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये तीन ग्लैंड पाई जाती है ना लार ग्रंथि में। तो कौन सी नहीं है? लेक्रमल नहीं है। कौन सी नहीं है? लेक्रमल नहीं है, क्योंकि क्राय आ रहा है इसमें। यह अश्रु ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? अश्रु ग्रंथि है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, लेक्रिमल एक अश्रु ग्रंथि है। ठीक है ना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। प्रकाश का कांच में वेग क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू का मान दिया हुआ, अपवर्तनांक दिया हुआ है म्यू। तो म्यू बराबर होता है C/V। म्यू बराबर होता है C/V। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू बराबर C/V। म्यू बराबर C/V 2 बार बोलना है, ये आपको याद हो जाएगा। म्यू बराबर C/V। यहाँ पर C है प्रकाश का वेग निर्वात में, तो ये कितना होता है? यह होता है C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह C का मान होता है। म्यू का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3/2, रख देंगे 3/2 बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बटे में आ जाएगा V। ये तो हमें निकालना है। ठीक है, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा और ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा और V इस तरफ चले जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मैं आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा हूँ और सेम फॉर्मूला लगाना है। आपको कमेंट करना है कि यदि यहाँ पर 4/3 हमने रख दिया, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मान बदल दिया, तो बताना है कि V का मान कितना आएगा। ठीक है ना। ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह पानी का होता है, तो आपको पानी में प्रकाश की चाल पता चल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताना है आपको। ठीक है ना। 4/3 म्यू की जगह रखना, C का मान फिक्स है, V निकाल के बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन बहुसंख्यक रासायनिक यौगिक बनाता है क्योंकि? कार्बन जो है वह बहुसंख्यक रासायनिक यौगिक क्यों बनाता है? क्योंकि देखो, उसमें बहुबंध बनाने की क्षमता होती है। पहली खासियत उसकी समावयवता होती है। इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, मतलब श्रृंखला बनती जाती है।
कार्बन इतना ज़्यादा मिलनसारी व्यक्ति है कार्बन कि उसका एक अलग से चैप्टर है हमारे पास, पूरी अलग से बुक है, अलग से सब्जेक्ट है पूरा की पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन नाम का एक पूरा अलग से सब्जेक्ट कार्बन के नाम पे ही है। तो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है ना, तो इसका आंसर आएगा ये सभी। ठीक है, क्या आंसर आएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन है वृक्ष हार्मोन जो कि वृद्धि अवरोधक कहलाता है। तो वृक्ष का कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि अवरोधक कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि अवशिषिक अम्ल, एब्सिसिक या अवशिषिक अम्ल जो होता है यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है किसी वृक्ष में। ठीक है ना। बाकी की बात करें तो ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन यह फसल को गिरने से रोकता है। ऑक्सिन का क्या काम है? फसल को गिरने से रोकने का काम है, ऑक्सिन का गिरने से रोकना। ठीक है, फसल को गिरने से रोकता है ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो होता है यह बोने पौधे को लंबे करने का काम करता है। और इथिलीन, यह आपने सुना होगा इथाइलिन, यह फलों को पकाने का काम करता है और यह गैस हार्मोन है ना। यह कैसा हार्मोन है? गैस हार्मोन है इथिलीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच की लार में क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कॉकरोच की लार में एमाइलेज होता है। क्या होता है कॉकरोच की लार में? एमाइलेज होता है कॉकरोच की लार में। ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न भी व्यापम पूछता है, आप देख सकते हैं क्या लेवल के प्रश्न है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केचुआ श्वसन करता है। तो केचुआ किस प्रकार से श्वसन करता है? आर्द्र त्वचा के द्वारा, आर्द्र त्वचा मॉइस्चर स्किन के द्वारा केचुआ श्वसन करता है। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा तो वह श्वसन उसकी त्वचा के द्वारा करता है, आर्द्र त्वचा होती है ना उसकी, उससे श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रहा है क्योंकि यह अवशोषित कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वह क्या करता है? अवरक्त भाग, सौर विकिरण के अवरक्त भाग को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? सौर विकिरण के अवरक्त भाग को अवशोषित करता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ पदार्थ श्वेत रक्त कोशिका के द्वारा रक्त में स्त्रावित किए जाते हैं। कुछ पदार्थ WBC के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, जिसके कारण शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये पदार्थ कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि पायरोजेंस, पायरोजेंस जो होता है ना इसके कारण तापमान में वृद्धि होती है शरीर के। जब बुखार आता है तो WBC क्या करता है? पायरोजेंस स्त्रावित करता है, जिसके कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल जीवशाला एक्वेरियम में मछलियों का इष्टतम तापमान कितना रहता है? मतलब मछली का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वह कितना होना चाहिए एक्वेरियम में? तो यह 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब मछली के लिए एकदम सुकून वाला टेम्परेचर होता है ना, आराम से वह उसमें जी सकती है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? मेंढक का जो लार्वा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको टेडपोल कहा जाता है। मेंढक टर करते हैं तो टर से अब जब भी टरटराएंगे मेंढक तो आपको याद रखना टेडपोल, टेडपोल है ना। तो मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बीजीय प्रवृत्ति का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो बीजीय प्रवृत्ति का जो उद्भव हुआ है, ओरिजिनेट हुई है सीड, तो यह टेरिडोफाइटा से ओरिजिनेट हुई है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? बीज टेरिडोफाइटा से ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम साधारण नमक को केचुए पर छिड़कते हैं तो वह मर जाएगा, क्यों? अर्थवॉर्म पर यदि साधारण नमक को छिड़का जाता है तो वह मर जाता है क्योंकि परासरण के झटके लगते हैं उसको। क्या लगते हैं? ऑस्मोटिक शॉक के कारण अर्थवॉर्म मर जाता है, परासरण के झटके के कारण यह मर जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा मछली के यकृत तेल में विटामिन डी और विटामिन ई के अलावा कौन सा विटामिन होता है? तो आपको ये पता होगा कि मछली के यकृत तेल में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों के लिए अच्छा होता है ना। मछली का तेल में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगर हम लाल शैवाल से प्राप्त करते हैं।
अगर अगर किससे प्राप्त करेंगे, लाल शैवाल से प्राप्त करेंगे अगर अगर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और वीडियो में बताए गए क्वेश्चन आपने याद किए या नहीं कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवन शैवाल और किसके बीच है? तो यह किसके बीच रिलेशनशिप बताता है? तो लाइकेन जो है यह शैवाल और कवक के बीच में रिलेशनशिप बताता है। शैवाल और कवक का रिलेशन कौन बताता है? लाइकेन। और लाइकेन का उपयोग हम लिटमस पेपर को बनाने में करते हैं। किसको बनाने में? लिटमस पेपर को बनाने में हम लाइकेन का उपयोग करते हैं। और इससे हम दो प्रकार के लिटमस पेपर बनाते हैं, नीला लिटमस और लाल लिटमस। दोनों का आप अम्ल और क्षार के रूप में बताएंगे कि कौन किस रूप में बदलता है, अम्ल क्या करता है और क्षार क्या करता है, ठीक है ना। ये पहले वीडियो में बताया था, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक। तो ये था आपका आज का वीडियो 13 नंबर का। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।